नमस्कार, हेल्थ शो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए प्रिवेंशन पर तो जोर देना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि डायग्नोसिस पर भी हम बल दें। ऐसे में किन बातों को लेकर हमें सजग रहना होगा, टेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है, आइए आज के अंक में जानते हैं। हमारे साथ हैं दो डॉक्टर्स। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सुधीर रावल का, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है डॉक्टर सुधीर। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभम सोगानी, हेड पेट स्कैन अपोलो अस्पताल से। आपका भी स्वागत है डॉक्टर शुभम। डॉक्टर सुधीर, आपसे शुरू करना चाहेंगे, थोड़ा बताइए, अगर समय रहते डायग्नोस हो जाए तो कैंसर क्योरेबल है? यस, इट इज़ क्योरेबल इफ डायग्नोज अर्ली। और उसे डायग्नोस करने के लिए कुछ सिम्टम्स हैं। मैं बात करूंगा जनरल सिम्टम, और फिर कुछ जो स्पेशल कैंसर हैं, जो कॉमन कैंसर है, उनकी बात करेंगे हम लोग। जो जनरल सिम्टम है वो किसी भी ऑरिफिस या किसी भी छेद से मुंह के शरीर के अगर खून आता है तो ये अलार्मिंग सिम्टम है कहीं से भी। और अगर कोई अल्सर है, मान लिया जीभ पर अल्सर है या मुंह में अल्सर है या स्किन पर अल्सर है, अगर वो अल्सर नहीं हील कर रहा है जो यूजुअल ट्रीटमेंट है उससे, दिस मीन्स दिस कैन बी कैंसर, नॉट नेसेसरीली, बट ये कैंसर हो सकता है। तीसरा, अगर कोई गांठ है, मान लिया शरीर में कहीं पर भी गांठ है, कोई हाथ में है, मसल में है, और ख़ासकर लेडीज़ में ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है तो उसका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर कोई नैगिंग कफ है, मान लिया खांसी है और वो ठीक नहीं हुई कुछ यूजुअल ट्रीटमेंट से और काफ़ी दिन हो गए हैं, तो वो कैंसर से हो सकता है। साथ में अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपेटाइट है, मान लिया भूख लगना बंद है, वेट लॉस है, प्लस चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स। यूरिन में सपोज रुकावट आती है या यूरिन में ब्लड आता है, या बाउल हैबिट्स, मोशन में अगर मान लिया आपको प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल हैबिट्स हैं वो नहीं है, अगर वो चेंज होती हैं तो ये लक्षण हैं कैंसर होने के जी। और इनके होते ही आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर ये लक्षण दिखाई दें डॉक्टर शुभम, क्या ये लक्षण कुछ समय नजर आए, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, तब डॉक्टर के पास जाएं या एकदम? मैं तो ये कहना चाहूँगा इस समय पे कि इन लक्षण का वेट करना भी हमारे लिए बहुत लेट हो सकता है। जब तक ये लक्षण आते हैं तब तक हो सकता है कि स्वाभाविक तौर पे वो कैंसर इतना फैल चुका हो कि वो शायद अब क्योरेबल ना रहे। इन लक्षण के आने के बाद में बिल्कुल विलंबता नहीं रखनी चाहिए, एंड हमें जल्द से जल्द एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए जो इस कैंसर के लिए, जो स्वाभाविक कैंसर हो सके, ये जो संभावित कैंसर हो सके, उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सके। समय कैंसर के रेस में, कैंसर की जांच में, कैंसर की ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि नाउ वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू सेव आवरसेल्व्स अगेंस्ट कैंसर। कैंसर क्योरेबल तभी रहता है जब वो सही समय पर पकड़ा जाए, सही समय पर उसका इलाज हो, और समय से पहले पकड़ने आने पर ही उसकी क्यूरेटिव कैपेसिटी में उसका इलाज हो सकता है। इसमें मैं जो डॉक्टर साहब ने कहा उसके साथ में ये और ऐड करना चाहूँगा कि लक्षण आने तक कैंसर कई बार इतना फैल चुका होता है कि वो कैंसर शायद लाइलाज हो, या वो इलाज क्योरेबल ना रहे, वो ट्रीटेबल रहे या वो कंट्रोलेबल रहे, बट वो कैंसर शरीर से हम निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते पूरा। इसलिए कैंसर स्क्रीनिंग नॉर्मल इंसानों में, जिन लोगों में ये लक्षण नहीं हैं, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेती है आज की डेट में। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है उसके अनुसार, और हमारी लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ रही है, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों के साथ में, और हमारे एनवायरनमेंट में इतना परिवर्तन आ रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे अंदर जो कैंसर की वैरायटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं जी। और से और ज़्यादा अत्यधिक लोगों में कैंसर पाया जाने लग गया है। जो पहले कैंसर नहीं मालूम होता था वो भी आज कैंसर सामने बनकर आने लग गया है जी। डॉक्टर सुधीर रावल, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर शरीर में हो लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हो? यस, हो सकता है। और वो उसके लिए जैसे स्क्रीनिंग की बात अभी करी डॉक्टर साहब ने, सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग का रोल अगर किसी कैंसर में प्रूव हुआ है तो कैंसर सर्विक्स है, जो फीमेल में बड़ा कॉमन होता था और अभी भी है। इंडिया में रूरल एरिया में कैंसर सर्विक्स कॉमनेस्ट कैंसर है फीमेल का, जबकि अर्बन एरिया में ब्रेस्ट का है। सर्विक्स के अलावा कहीं पे भी अगर स्क्रीनिंग का रोल आता है तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन सर्विक्स के मामले में एक स्क्रीनिंग का इतना फ़ायदा है कि उससे ना तो जस्ट के कैंसर की इंसिडेंस ही कम नहीं हुई है, पेशेंट की आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बेटर होगी। तो अगर सर्विक्स कैंसर की बात करें, कौन सी उम्र में
हमें स्क्रीनिंग करानी चाहिए? ये करीब 30 साल के बाद शुरू हो जाता है जी। जनरली। तो आजकल इंजेक्शन भी आ गए हैं प्रिवेंशन में, जो HPV DNA टेस्ट हैं वो डिटेक्ट कर लेता है बहुत अर्ली स्टेज में, और साथ में उसमें पैपिस्मियर है जो बहुत पुराना स्क्रीनिंग टेस्ट है और बड़ा सिंपल टेस्ट है, और ये कहीं पे भी करा जा सकता है और बहुत रेडीली अवेलेबल है। तो उससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये कैंसर की शुरुआत है कि नहीं है। सो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कैंसर पैपिस्मियर का, साथ में अब HPV DNA टेस्ट, साथ में वैक्सीन है। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस कैंसर को बिल्कुल कम कर देती हैं, या फिर यू डिटेक्ट एट वेरी अर्ली स्टेज तो आगे के लिए बड़ी सर्जरी बच जाती है, रेडिएशन ट्रीटमेंट बच जाते हैं, तो इनसे काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। जी, तो ये तो बात रही फीमेल्स में सर्विकल कैंसर की। इसके अलावा और कौन से कैंसर्स हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनकी अगर स्क्रीनिंग हो जाए तो हम उनसे बच सकते हैं? इसमें ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, और उसके साथ कैंसर एक्चुअली देयर आर ओवर हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ कैंसर। तो जो हम नॉर्मल प्रोटोकॉल्स ऑफ स्क्रीनिंग करते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल होल बॉडी स्क्रीनिंग के लिए हम कैंसर के लिए जब जाते हैं तो उसमें जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग का उद्देश्य रहता है कि ये कैंसर है या नहीं है। उनके अंदर नॉर्मली जो कैंसर्स स्क्रीनिंग के लिए करते हैं वो है लंग कैंसर, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर जिसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की जांच होती है, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी का कैंसर जिसको वो भी बोलते हैं। इसके अलावा दोनों सेक्सेस में GI कैंसर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स जिसमें स्टूल ऑकल्ट ब्लड से जांच की जाती है, ब्लड के कैंसर्स जिसमें ब्लड टेस्ट ब्लड स्मीयर से ब्लड के बारे में जांच पड़ताल होती है, एंड जनरल अब्डोमिनल कैंसर जिसमें एक अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के माध्यम से ये टेस्ट होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मली ये जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं ताकि हम मासेस में कैंसर का अनुमान लगा सकें। इनका और एक परसेंटेज यानी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इंडेक्स के अनुसार एक परसेंटेज पॉपुलेशन में कैंसर पाया जाए। अगर कहीं किसी ने स्क्रीनिंग कराया है उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कैंसर नहीं है, उसमें यह है कि जो कैंसर्स हम ढूंढ रहे हैं, जिस पॉसिबिलिटी में हम देख रहे हैं उस पॉसिबिलिटी में वो कैंसर फिट नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसे काफ़ी इंसिडेंसेस भी हुए हैं जिनके अंदर होल बॉडी कैंसर चेकअप कराने के बावजूद 6 महीने के बाद भी पेशेंट के अंदर कैंसर पाया गया क्योंकि वो स्क्रीनिंग में मिस आउट हो गया या उस पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं आया कि वो स्क्रीनिंग उसको पकड़ पाए। इन चीज़ों को देखते हुए कैंसर स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको बहुत सावधानी से हमें लेना चाहिए और उस पर आगे हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे डॉक्टर शुभम ने बताया है कि कैंसर की जब बात होती है तो वहाँ पर कैंसर स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि डॉक्टर सुधीर, अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति 80% डॉक्टर तो खुद है क्योंकि अपने शरीर को वो सबसे बेहतर जानता है, तो टेक्नोलॉजी क्या हमारे लिए इनोवेशंस लाई है, इससे जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि हम अपने शरीर को लेकर कैसे सजग रहें? हेल्थ चेकअप आजकल अवेलेबल हैं और 40 के बाद कहा जाता है कि भाई आप अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट, इवन हार्ट के लिए भी है, पर कैंसर के लिए अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्स चेस्ट करते हैं, यूरिन रूटीन, स्पुटम साइटोलॉजी एंड ऑकल्ट ब्लड, तो वो ओवरऑल एटलीस्ट कैंसर के लिए डिटेक्ट कर सकते हैं। पैपिस्मियर इन फीमेल एंड मेल में PSA प्रोस्टेट के लिए देखा जा सकता है। तो ये ईयरली होना चाहिए और इनमें अगर कुछ है तो इमीडिएट डिटेक्ट होते हैं। आजकल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी रेडीली अवेलेबल, इज़ चीप एंड इज़ वेरी सेफ। तो किडनी कैंसर है, जैसे किडनी इज़ डिटेक्टेड इन वेरी अर्ली स्टेज। पहले ही होता था, बड़े बड़े मास आ जाते थे क्योंकि किडनी पीछे होता है बॉडी में, तो उसमें नहीं दिखता था, अल्ट्रासाउंड में मालूम पड़ जाता है। तो और अब CT स्कैन चेस्ट के लिए जैसे कहते हैं, आजकल लो डोज CT आ गए हैं, उनसे आप चेस्ट लंग कैंसर का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे इतना वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन जिन कंट्री में है वहाँ करा जा सकता है। मुंह का तो आप चेकअप इवन सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से यू हैव टू सी ए डॉक्टर, और वो डॉक्टर आपको एडवाइस कर देंगे। हमारे यहाँ पूरा स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट है, जो भी पेशेंट आते हैं जो चाहते हैं कि हम चेकअप कराना चाहते हैं वो है, और उसमें सेट प्रोटोकॉल होता है। और एवरी ईयर आफ्टर 40
अगर करा लें तो बेस्ट रहता है, क्योंकि यू कैन डिटेक्ट दोज थिंग्स इन वेरी अर्ली स्टेज। जी बिल्कुल, आज विज्ञान इतनी तेजी से तरक्की कर गया है कि समय रहते स्क्रीनिंग हो तो बिल्कुल बचाव हो सकता है। लेकिन थोड़ा बताइए टेक्नोलॉजी किस तरह से मदद कर रही है हमारी? मैं यहाँ पर आपको एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम अभी लेकर आए हैं और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हमने इसका सबसे पहला स्थापना की है इसकी। ये है पेट MRI। ये पेट MRI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लगभग शरीर में कोई भी कैंसर किसी भी अवस्था में पकड़ में आ जा सकता है। ये पेट टेक्नोलॉजी, पेट स्कैन पिछले 15-20 साल से ऑलरेडी भारतवर्ष में चल रहा है और ये पेट और CT की कॉम्बिनेशन के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध है। पेट CT कैन नॉट नॉर्मली बी यूज एज अ कैंसर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल बिकॉज CT स्कैन इज अ X-ray बेस्ड टेक्नोलॉजी विच रेडिएट्स अ बॉडी विद ह्यूज अमाउंट ऑफ X-ray radiation which may be harmful and it is not medically acceptable to subject a patient to a PET CT scan. Just to give you a flavor of this particular technology, not a flavor, rather just to inform you about this particular technology, this is a hybrid technology which combines a PET scan with a CT or an MR scan. A PET scan is based on injecting a human body with a radio labeled material, radio tagged material, which is distributed in the body, and features of that particular radioisotope helps us in finding particular cancer. The most commonly used radioisotope is FDG, that is a glucose molecule which is tagged with a 18F radioisotope. तो इसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज एक एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है तो बॉडी को हम फास्टिंग स्टेट में लेते हैं। ओवरनाइट फास्टिंग के बाद में पेशेंट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंजेक्ट किया जाता है जो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल से लेबल्ड होता है। ये बॉडी के अंदर जाता है और 45 मिनट से 1 घंटे तक पेशेंट को एक विश्राम गृह में विश्राम कराते हैं जिसमें वो पूरी बॉडी में ग्लूकोज फैल जाता है। जो कैंसर सेल्स या इन्फेक्शन या कोई भी ऐसी अवस्था जिसके अंदर बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है वहाँ पर बॉडी की ग्लूकोज की कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो वहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है और वहाँ बढ़ने के बाद में वो पेट स्कैन से डिटेक्शन उसका हो जाता है। पेट स्कैन हमें बताता है कि ये जो अपटेक है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये इस पर्टिकुलर लोकेशन से आ रहा है। जी, और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई सेल कैंसरस है तो आप कह रहे थे वो हंग्री हो जाता है, उसे ज़्यादा ग्लूकोज की जरूरत कैंसर की एक अवस्था होती है, नॉर्मली मोस्ट कैंसर्स compete with body resources for energy। इसी वजह से कैंसर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आता है वेट लॉस का। हम कहते हैं कि एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस की एक डेफिनेशन होती है कि 10% इन 6 months टाइम इज अ सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड ये इसीलिए होती है क्योंकि कैंसर सेल्स आर कंपीटिंग विद नॉर्मल बॉडी फॉर एनर्जी। जी, तो इसके अंदर जो पेट स्कैन इस पॉइंट को पकड़ता है कि वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहाँ बढ़ रही है वो कहाँ बढ़ रही है। जब इस इन्फॉर्मेशन को एक CT स्कैन या एक MR के साथ में हम कंबाइन करते हैं तो हमें वो पता लग जाता है कि वो एग्जैक्टली ऑर्गन या टिश्यू कहाँ पर है और वो कैंसर कितना फैला हुआ है। डॉक्टर साहब, कई टेक्नोलॉजी आज आ गई है, पर आपको क्या लगता है क्या ये अफोर्डेबल है? कितना खर्चा आता है यदि कोई व्यक्ति स्क्रीनिंग कराना चाहे तो? I doubt that PET scan is used as screening as on today. In future I don't know. पेट स्कैन जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस में वो यूज़ करते हैं कि कितना कैंसर फैला हुआ है और अगर रिकरेंस है इन ऑल द कैंसर। स्क्रीनिंग में आई हैव नो डेटा और नो आर्टिकल टू सपोर्ट दैट, बट दैट्स अ वेरी गुड टूल इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट ए कैंसर इन द एनीवेयर एल्स इन द बॉडी, लाइक प्रोस्टेट में है या किडनी में है जिनमें जनरली रोल नहीं है, लेकिन ब्लैडर में बहुत बढ़िया रोल है। आपका लिम्फोमा में रोल है, जहाँ पे लिम्फोमा में जब एक जगह लिम्फोमा एक गांठों का कैंसर होता है लिम्फ नोड का, उसमें एक्चुअली उसी के लिए ये पहले आया था शुरू में और उसमें ये रादर डायग्नोस्टिक और बहुत ट्रीटमेंट पर्पज से यूज़ होता है। मान लिया FDG इंक्रीज़ है तो इसका मतलब वो बहुत इंटेंस अपटेक है, तो इसका मतलब कि वहाँ एक्टिव डिजीज़ है और आफ्टर कीमो अगर वो ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है। इतना तक रोल है उसका लिम्फोमा में और आजकल ये ऑलमोस्ट सारे कैंसर में यूज़ होता है, स्पेशली फॉर द मेटास्टेटिक वर्क, मतलब फैले हुए कैंसर देखने के लिए और रिकरेंस के लिए। जी, स्क्रीनिंग के लिए अभी कोई डेटा नहीं है टू सपोर्ट, बट वन कैन से कि इन फ्यूचर अगर क्या होता है वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। जी, डॉक्टर शुभम, किस तरह के आउटकम्स आए हैं पेट स्कैन, पेट MRI से, और अगर भविष्य की बात करें तो और क्या क्या नई
रिसर्च हो रही है इस दिशा में? बिल्कुल। पेट स्कैन में हमने कई बार ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं कि जो जैसे पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के हमारे पास कुछ आए थे, जिनके अंदर मैमोग्राफी पेशेंट को खुद ही डाउट हो रहा था कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। मैमोग्राफीज़ वगैरह टेस्ट कराए, वो मैमोग्राफीज़ वर नॉर्मल, जो एक्सरे मैमोग्राफी थी। बट ऑन द पेशेंट्स इंसिस्टेंस हमने जब उनका पेट एमआरआई किया तो हमें पता लगा कि उनके अंदर, उनकी ब्रेस्ट के अंदर एक ऐसा कैंसर था जो मैमोग्राफी में पकड़ में नहीं आया, एंड वो इतना फैला हुआ था कि वो पेशेंट रिक्वायर्ड अर्जेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। तो ऐसे हमारे पास कई एग्जांपल्स और आए थे जिसमें हमने कैंसर स्क्रीनिंग के दौरान उनको हमने सब्जेक्ट किया पेट एमआरआई के अंदर, और हमने पेट एमआर के अंदर स्क्रीनिंग करके उनके अंदर हमें पकड़ में आया कि ये कैंसर था या नहीं था। एक बार हमें पता लग गया कि कैंसर नहीं है पेट एमआर के अंदर, तो हम निसंकोच बोल सकते हैं कि ये कैंसर नहीं है शरीर के अंदर, आज की डेट में नहीं है। कल को होगा या नहीं होगा वो आने वाले समय ही बताएगा। और एक कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है पेशेंट्स को कि हम एमआरआई कराएं, सीटी स्कैन कराएं, अब पेट स्कैन कराएं, तो बुनियादी फर्क क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेट स्कैन्स एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसमें पेट और सीटी कंबाइन करके पेट सीटी स्कैन बनाते हैं, और पेट और एमआरआई कंबाइन करके एक पेट एमआरआई स्कैन बनाते हैं। सीटी स्कैन एक एक्सरे बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एक रेडिएशन के माध्यम से हम पूरे शरीर को एग्जामिन करते हैं और उसकी इमेजेस आती हैं। वो इमेजेस ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती हैं जिनको हम अपने ज्ञान के अनुसार हमें पता लग जाता है कि वो कौन सा ऑर्गन है। एमआरआई एक ऐसी सुविधा है जिसके अनुसार जो रेडिएशन बेस्ड नहीं है। इट इज़ टोटली सेफ, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, और ये शरीर के एक भाग को एक तरह से नहीं लेकिन 5 या 6 डिफरेंट तरीकों से पढ़ती है। T1, T2, डिफ्यूजन, परफ्यूजन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हर एक जितनी भी मैंने आपको अभी चीज़ें बोली हैं उससे ज़्यादा भी हैं, और हर एक का एक अलग मतलब निकलता है। तो एक तरह से कलर फिल्म निकलती है जिससे हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू अच्छी तरह से मालूम होती है। कई ऐसे कैंसर होते हैं जो एफडीजी नहीं लेते हैं, लेकिन उन केसेस में हमें एमआरआई काफ़ी हेल्प करती है टू फिगर आउट कि यहाँ कुछ अबनॉर्मैलिटी लग रही है या नहीं लग रही है। तो इस कारण से पेट और एमआर कंबाइंड जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कई चीज़ें जो पेट में मिस होती हैं वो एमआर में पकड़ आती हैं, और एमआर हमें सपोर्ट करता है उनके बारे में अच्छी तरह से डिटेक्ट करने में। जी, तो डॉक्टर सुधीर, आप मानेंगे कि एमआरआई क्योंकि रेडिएशन को नहीं लाता बीच में, तो ज़्यादा सेफ ऑप्शन हो गया? Yes, it is definitely better than PET CT, and but it is costlier. Problem is of cost. We don't have this technology in Rajiv Gandhi, and hopefully in future this will be cheaper, so we can provide to all the patients. But as on today, it is definitely better than PET CT. Having said that, if you talk about cancer, so there are many things are coming. Just PET CT or PET MRI, it doesn't stay there, because then the specific PET are coming. Like for prostate there is a PSMA PET, so for bone there is a fluoride PET. If you talk about PET, you can keep on talking, but if you talk about cancer, so cancer, if when you talk about diagnosis and all the if you start from head, neck to breast to kidney or maybe GI and then prostate and bladder, so then the things they differ. They just don't depend on the particular one test. There are a lot of tests which are in the pipeline, and actually now the shift is towards the molecular oncology. There are tests which are coming when you can do the gene expression and you can decide whether this patient goes for active surveillance like in prostate, or this patient goes for the treatment. So things are changing almost every 3-4 years. The pace of research now is very high. So you are director surgical oncology. You're saying molecular oncology होगा तो फिर सर्जरी की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, this actually a long dream of lot of people that probably medical science fails if you have to use knife. Yes. Isn't it? Yes. If you can treat everything by drugs, that's the best thing. और कैंसर के केस में तो खासतौर कहते हैं अगर आपने सर्जरी कर भी दी वो फिर से आ सकती है। ये एक धारणा तो है। That is for everything rather, not with the prostate surgery. Even if by chemo or by radiation you treat cancer, can come back. There is nothing. As a surgeon, I will not accept that statement. But I'll accept that if you have to use your knife for a cancer treatment or any treatment, this means this is failure of medicine. Medicine should be like giving the tablets or maybe giving some injection, and the patient should be all right. But as on today, it stays there. Though there are a lot of improvement, like going to the minimally invasive to the robotic, and so everything is there. Stem cells. Stem cells is like another treatment. It's transplantation.
So, but for cancer, if you talk about diagnosis, the things are changing like anything, and the treatment is also changing. Especially if you see the one particular cancer, prostate, where the things were not there at all for a few years back. Now there are 72 medicines which are there in the pipeline. जी जी डॉक्टर शुभम, आपसे जानना चाहूंगा, कैंसर शब्द सुन के आज भी घबराहट तो होती है, भले साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, अब आपकी एक रिपोर्ट आ गई, तो क्या एक बार और टेस्ट कराएं, कोई और टेस्ट कराएं, सेकेंड ओपिनियन ले, क्या करें? कैंसर का इलाज और कैंसर से फाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। अगर हम टाइम को कंट्रोल कर पाए और टाइम बिना वेस्ट करे सही डायरेक्शन में जा पाए, वो इलाज सबसे बेस्ट साबित होगा किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स में वो है डॉक्टर शॉपिंग की, ट्रीटमेंट शॉपिंग की। ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे में कैंसर है, इस छोटी सी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए शरीर के अंदर कैंसर है, आदमी कैंसर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आदमी को पता होनी चाहिए कि मैं अपने आप से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने अंदर के एक प्रॉब्लम से लड़ रहा हूँ। अगर वो ये समझ जाए और अपना मनोबल और अपनी सहन शक्ति को कायम स्ट्रांग रखे, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखे, हिज फाइट अगेंस्ट कैंसर ही विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ, हिज ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, एवरीथिंग विल बिकम मच 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 बेटर इन हिज फेवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मैं फिर से पेट एमआरआई का जिक्र करना चाहूँगा कि पेट एमआरआई एक ऐसा टूल है जो हमें बहुत क्विकली, इन अ वेरी रैपिड वे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कैन हेल्प अस द स्प्रेड ऑफ कैंसर, कि कितना स्प्रेड है या नहीं है, कहाँ कहाँ है, और हमें रैपिडली हमें एक डायरेक्शन दे सकता है कि हम किस कैंसर को देख रहे हैं और हमें इसका इलाज के लिए हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, एज अ सिंगल स्टेप टू फिगर आउट व्हाट नेक्स्ट इज टू बी डन। तो पेट एमआरआई डॉक्टर शुभम सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टूल है या साथ में क्यूरेटिव भी है कि कुछ उसके साथ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं? ये केवल और केवल डायग्नोस्टिक टूल है। इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ टूल व्हिच हेल्प्स द डॉक्टर्स लाइक सर टू हेल्प देम फाइंड आउट एज टू व्हाट आर दे लुकिंग एट, वो कितना स्प्रेड है, ताकि करेक्ट डिसीजन लेके करेक्ट मेथोडोलॉजी से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकें। जी डॉक्टर सुधीर, कैंसर को तो बिल्कुल अर्ली डिटेक्ट करना होगा, इसलिए हम सबको समझना होगा कि स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन थोड़ा बताइए कैंसर होता क्यों है, ये क्यों सेल मल्टीप्लाई कर जाते हैं? ये आपकी अपनी सेल्स होती हैं। जापानीज कहते हैं सो लॉन्ग यू आर लिविंग इट्स अ टैक्स ऑन लाइफ। इफ दिस इज अ लाइफ सेल इन यू विच एक्चुअली बिकम्स वेगाबॉन्ड, वो अब बिल्कुल अलग हो जाती है और वो डिवाइड करने लगती है एंड डजेंट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द बॉडी, कहीं बाहर से नहीं आता। और वो उस चेंज ऑफ बिहेवियर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, कुछ एनवायरमेंटल हैं, कुछ हैबिट्स हैं और कुछ इरिटेशन है, लाइक दांत से लग लग के ही मुंह में कैंसर हो जाता है। अगर मान लीजिए कभी क्या होता है, रूट कैनाल कराई, थोड़ा गलत पड़ गया, उससे भी हो सकता है? नहीं, उससे नहीं होता। कोई मान लीजिए इन्फेक्शन हो उसके बाद? नो, लेकिन जो टूथ है वो कुछ शार्प टूथ है या आपने प्रोसेस से लगवाई टूथ की, वो शार्प रही तो वो इरिटेट कर देती है। वो कोइंसिडेंस है कि रूट कैनाल में ट्रीटमेंट, रूट कैनाल के द्वारा अपने आप में कोई एब्सेस अपने आप में जरूरी नहीं कैंसरस हो। तो ये कैंसर इस तरह है कि आपकी अपनी सेल आपकी दुश्मन हो जाती है और उसे इसीलिए उसे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। उसमें दर्द नहीं होता शुरू में, ब्रेस्ट में है, आप छोटी सी गांठ तो पहले महसूस ही नहीं होगी, और जब वो बड़ी हो जाएगी तब तो बिलियंस ऑफ सेल्स हो गई हैं और वो आपके पूरे शरीर में फैल जाती हैं, क्योंकि दे नो योर बॉडी, देयर इज इम्यून सिस्टम, दे इवेट, और वो आपके पूरे शरीर में फैल जाएंगी। हालांकि हमारे शरीर में देखा जाए तो कैंसर सेल बनती रहती हैं एंड आर इम्यून सिस्टम जो है, जो बॉडी का, वो उन्हें ख़त्म करता रहता है। लेकिन कभी कभी होता है कि एक सेल बहुत ज़्यादा अनडिफरेंशिएट हो जाती है कि वो इम्यून सिस्टम को स्मार्ट आउट कर देती है और फिर वो बड़ी होने लगती है, क्योंकि वो बॉडी का ही उसे खाना पीना है। तो ये बेसिक फिनोमिना है। उसके लिए बिहेवियर आपको ठीक रखना पड़ेगा, इन द सेंस डाइटरी हैबिट्स, और यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आफ्टर 40 it is better you take care of your health, because that's the very fertile age, you are most useful to the society, the kids are growing, and if you fall sick after 40 or 40-50 के बीच में, तो समझ लिए कि पूरा का पूरा घर तमाम प्रॉब्लम आ जाती हैं। और उसमें अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं, यू आर नॉट गेटिंग योर सेल्फ चेकअप डन एवरी ईयर एंड यू आर नॉट डूइंग योगा और यू आर नॉट डूइंग मॉर्निंग वॉक, तो आपको तमाम तरह की बीमारियाँ कर दें। उसमें एक कैंसर है। कैंसर का प्रॉब्लम यह है कि एक बार कैंसर हो गया तो आपके ऊपर तलवार लटक जाती है, इट्स अ डेथ सेंटेंस।
आप मानिए ना मानिए, लेकिन एक बार अगर मान लिया आपको किसी कैंसर, उसके दिमाग में कुछ भी दिमाग में- सिम्टम होगा, वो कहेगा मुझे कैंसर से हो रहा है। कैंसर वो से यहाँ भी दर्द होता है, हमारे यहाँ ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, वो अगले दिन हमारे पास आ जाते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है। हमने कहा ये उससे नहीं है, तो बोला जी मुझे तो, मैं किसी को जा ही नहीं सकता, मुझे तो लगता है कैंसर से ही है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम है कैंसर। जी, एज दे से माइंड इज नेवर अ प्रॉब्लम, माइंड सेट इज। जीवन शैली आपको अच्छी रखनी, हम सबको अच्छी रखनी बहुत जरूरी है। चलते चलते टेक्नोलॉजी भी हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी आजकल इतनी सेफ हो गई है कि जो पहले रेडिएशन के हार्म की वजह से जो हम चीज़ें नहीं कर पाते थे, वो आज एमआर की सुविधा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्ट टू add on regarding PET MRI and PET CT, I would like to add on and say that एक CT स्कैन के, एक होल बॉडी CT स्कैनर में जब हम PET CT कराता है एक पेशेंट, तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उससे 3 to 5 मिलीसीवर्ट ऑफ रेडिएशन डोज इज व्हाट इज पेशेंट एक्सपोज टू। एक होल बॉडी CT स्कैन के अंदर उसको एक 30 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन इज एडिशनली एक्सपोज टू, whereas in MR that 30 is 0. So in total, a PET CT exposes the patient to about 35 millisievert of radiation versus a PET MR exposes only to 3 to 5 millisievert of radiation. जो भी वो भी हम पेशेंट को पानी पिलाकर पोस्ट टेस्ट हम उसको फटाफट कम कर सकते हैं। तो और ये एक जांच है जिसकी वजह से जिससे हम कैंसर की फाइट के अंदर कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, और पकड़ने से हम कैंसर को लाइलाज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, जी। विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अस। एब्सोल्युटली। तो डायग्नोस्टिक टूल्स मार्केट में उपलब्ध हैं। आप स्क्रीनिंग की महत्ता को जरूर समझें, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी ये बीमारी है, तो लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो हेल्दी बॉडी भी रहेगी। और आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर सुधीर रावल, डॉक्टर शुभम सोगानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you वेरी so मच। तो आज हेल्थ शो में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।